कुछ और लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं पर खाना पीना सब था। वैशाली कुछ समय अपने दोस्तों के साथ रही, फिर अपने परिवार के पास आ गई। शाश्वत वैशाली को ही प्यार से देख रहा था। वैशाली ने शाश्वत को देखा और इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो शाश्वत ने अपना सिरनामी हिला दिया। फिर सभी का घर वापस जाने का समय आया तो वैशाली को कुछ काम याद आ गया और वो सबसे बोली, आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं 5 मिनट में एक काम निपटा के आती हूँ। सभी गाड़ी की तरफ चले गए। वैशाली फिर अंदर आई और एक कांस्टेबल से बातें करके वापस जा रही थी कि उसके कदम रुक गए। वैशाली की आंखें भर आई। सामने उसके माँ बाप थे, लेकिन एक वृद्धाश्रम के ग्रुप के साथ। उस समारोह में वृद्धाश्रम के लोगों को भी बुलाया गया था। वो उन्हीं के साथ आए थे। वैशाली ये देख के हैरान हो गई थी, क्या उसके भाई ने उसके माँ बाप को घर से निकाल दिया। वैशाली का दिल भारी सा हो गया। उसकी आंखों में आंसू से भर आई। जैसे भी थे तो उसके माँ बाप। कितना भी मतभेद हो रिश्तों में, लेकिन जब एक लड़की अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देखती तो वो पिछला सब भूल जाती है। कोई भी औलाद अपने माँ बाप को कभी ऐसे अनाथों जैसे नहीं देख सकती। वही हाल वैशाली का हुआ। वो अपने माँ बाप के पास जाने के लिए बढ़ी, लेकिन उसको पीछे से शाश्वत की आवाज़ सुनाई पड़ी, वैशाली। वैशाली के कदम वहीं रुक गए। आंखों में आंसू बह निकले। दिल डर से घबरा गया। अगर वो अपने माँ बाप के पास गई तो शाश्वत गुस्सा हो जाएगा। शाश्वत ने अभी कुछ समय पहले ही उसे समझाया था, वो अपने माँ बाप के पास जाने की गलती ना दोहराई। पर ऐसे वो भले ना जाती, लेकिन अपने माँ बाप को ऐसी हालत में देख के उसका दिल बैठा जा रहा था। उसकी आत्मा उसे बोल रही थी माँ पापा के पास जाने को, लेकिन दिमाग शाश्वत के गुस्सा करने के डर से मना कर रहा था। अगर वो अपने माँ बाप के पास गई तो इस बार कहीं शाश्वत ज़्यादा गुस्सा ना हो जाए। शाश्वत को वैशाली नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए अपना मन मसोच के रह गई और अपने आंसू पोंछ के झूठी मुस्कान के साथ शाश्वत की तरफ पलटी और उसके पास आ गई। शाश्वत वैशाली को देख के उसका फ़ोन आगे करते हुए बोला, मैडम अब अफसर हो, अपना फ़ोन अपने पास रखा करो, कब से बज रहा है। वैशाली ने सॉरी कहा और अपना फ़ोन लेकर देखा तो इम्पोर्टेंट कॉल थी। वैशाली ने कॉल पिक की और शाश्वत के साथ बात करते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उसने एक बार पीछे पलट के अपने माँ बाप को देखा। उसकी आंखें फिर भर आई। दिल तड़प उठा। एक लड़की कभी कभी कितनी मजबूर होती है। यही अगर कोई लड़का होता तो उसे अपनी पत्नी के बारे में एक बार नहीं सोचना पड़ता और अपने माँ बाप के पास तुरंत चला जाता, पर एक लड़की को सब सोचना पड़ता है। वैशाली यहाँ अपने माँ बाप को साइड लेकर शाश्वत के बारे में गलत नहीं सोच रही थी, लेकिन फिर भी माँ बाप होते हैं। 4 क्या 10 थप्पड़ भी मार ले, लेकिन एक बार प्यार से हाथ फेर दे तो बच्चा सब भूल जाता है। ऊपर से वैशाली पहली औलाद थी उनकी। उसने अपने माँ बाप का प्रेम भी पाया था। यह सब शुरू तो तब से हुआ जब उसको पता चला वो मांगलिक है। अगर वो मांगलिक ना होती तो उसके माँ पापा उसके साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करते। ऐसे वो कभी पलट के उनको नहीं देखती, लेकिन अब उसके माँ बाप तकलीफ में थे तो वो उनकी मदद करना चाहती थी, जानना चाहती थी वो ऐसे इस हालत में कैसे है। पर शाश्वत का डर उसके अंदर था। शाश्वत ने हमेशा उसके आत्मसम्मान की रक्षा की है। जो किया है उसके भले के लिए किया है। वो ऐसे उसकी बात का उल्लंघन करके उसका दिल नहीं दुखा सकती थी। वैशाली की आंखें फिर भर आई थी। उसने मन में सॉरी बोला और शाश्वत के साथ चली गई। कुछ ही घंटों में सभी घर आ गए। तब तक वैशाली ने रास्ते में ही सोच लिया था उसे सबको कैसे बताना, और उसने सर्वेंट को कॉल करके घर में तैयारी करने को बोल दिया था। सभी घर पहुंचे तो घर सजा हुआ था। भूमि जी पूछने लगी, ये घर क्यों सजा है? तो वैशाली बोली, माँ आप सब पहले चेंज कर लो, फिर बताती हूँ। सभी अपने रूम में चले गए। वैशाली भी रूम में एहसानी को चेंज करवा रही थी कि शाश्वत रूम में आया और उसको पीछे से हक करते हुए बोला, आज तुमने बहुत अच्छी स्पीच दी। वैशाली मुस्कुरा दी और बोली, आपसे ही सीखा है। एहसानी शाश्वत की गोद जाने के लिए हाथ बढ़ाने लगी तो शाश्वत ने वैशाली को छोड़ के उसे गोद ले लिया। तभी ज्योति का बेटा एहसानी करते रूम में आया और बोला, एहसानी चलो मेरे साथ, मेरे रूम में कितने सारे टॉय हैं। वैशाली मुस्कुरा दी। वैशाली ने ही वो टॉय रूम में रखवाए थे। वैशाली बोली, आपको टॉय पसंद आई? रेहान बोला, जी बड़ी माँ, बहुत पसंद आई। एहसानी को भी मेरे साथ भेजो ना, मुझे एहसानी के साथ खेलना है। शाश्वत मुस्कुरा दिया और एहसानी को अपनी गोद से उतार दिया
और रिहान के हाथ में उसका हाथ पकड़ा के बोला, आराम आराम से जाना दोनों। रिहान बोला, जी बड़े पापा। फिर एहसानी बोली, जल्दी जल्दी चलो, बहुत सारे टोए हैं, तुम आधे ले लेना। एहसानी भी अपने भाई का हाथ पकड़े धीरे धीरे उसके साथ चली गई। दोनों के जाने के बाद शाश्वत ने वैशाली को देखा तो वैशाली मुस्कुरा रही थी। शाश्वत ने अपनी बाहें उसके गले में डाल ली और बोला, बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट, मेरे लिए क्या? वैशाली ने शाश्वत को देखा और कुछ सीरियस हो गई। फिर हिम्मत जुटा के शाश्वत का एक हाथ अपने कंधे से उठाया और अपने पेट पर रख दिया। शाश्वत पहले तो कुछ समझा नहीं, वैशाली कुछ बोलती, लेकिन इत्तेफाक से उसी समय बच्चा घूम गया और पेट पर हाथ रखे होने की वजह से शाश्वत को प्रॉपर समझ आया। शाश्वत के फेस पे भी मुस्कान गायब हो गई। उसने झटके से अपना हाथ वैशाली के पेट से हटा लिया और वैशाली को हैरानी से देखने लगा। वैशाली थोड़ा डर के साथ हिचकिचाते हुए बोली, आप जो समझ रहे हैं वो सही है, मेरा 5वां महीना चल रहा है। शाश्वत और हैरान हो गया। वो कुछ बोलता उससे पहले वैशाली उसका हाथ पकड़ के भरे गले से बोली, प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, गुस्सा मत होइए। पता है सबसे छुपा के गलत किया, खास कर आपसे, लेकिन मैं घबरा गई थी। डॉक्टर ने ऐसी बातें बोली तो लगा एहसानी के आने की खुशी गम में ना बदल जाए। वैशाली ने फिर शुरू से लेकर अंत तक डॉक्टर ने उसे क्या क्या बोला, उसकी रिपोर्ट कैसी है, सब शाश्वत को विस्तार में बताया। तो शाश्वत के एक्सप्रेशन कुछ चेंज हुए। फिर वो अपनी नाराज़गी दिखाते हुए बोला, जो होता या जो भी होगा उसके लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं। मैं भी कुछ लगता हूँ इस बच्चे का, मेरा भी सब जानने का हक था और आगे भी रहेगा। तुमने मुझसे छुपा के अच्छा नहीं किया। वैशाली रो दी और बोली, बच्चे कब तक रहेंगे पता नहीं था। एहसानी को लेकर सब इतने खुश थे, मैं बता देती तो जैसे मैंने हर एक दिन इस टेंशन के साथ काटा है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, आप सब भी उसी टेंशन में रहते। माँ की तबीयत टेंशन लेकर और ख़राब हो जाती। माँ को जब अपनी रिपोर्ट के बारे में बताया था, बेचारी कितनी दुखी हो गई थी। मैं उनको और दुखी नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है, मैं कैसे उनकी खुशी छीनती। अगर बच्चे के बारे में पहले बता देती और भगवान ना करता अगर कुछ हो जाता तो माँ बहुत दुखी होती और मैं उनको ऐसे नहीं देख पाती। शाश्वत बोला, अगर कुछ होता तो तुमने अकेले सारी प्रॉब्लम फेस करने का सोचा था। वैशाली ने अपना सिर नीचे कर लिया। शाश्वत बिना बोले वैशाली का जवाब जान गया था। उसे आज सच में वैशाली के ऊपर गुस्सा आ रहा था। वैशाली कैसे उसे बच्चे के बारे में छुपा सकती है, पर वैशाली पहले इतना रो रही थी, ऊपर से उसने भी गुस्सा कर दिया और वैशाली की तबीयत बिगड़ गई। तो सब सोच के शाश्वत ने अपने गुस्से को ही साइड कर दिया। वैसे भी ये समय गुस्सा करने का नहीं था, खुशी मनाने का था। जो हो गया वो उसको बदल थोड़ी सकता है, पर जो अभी है उसको यादगार बना सकता है। वैशाली सिर नीचे किए रो रही थी कि शाश्वत ने उसे हक कर लिया और प्यार से बोला, इस बार माफ़ कर रहा हूँ, दोबारा कुछ भी छुपाया तो तुम बोलती हो ना, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ और बात करना बंद कर देता हूँ। वैसे तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, पर तुम्हारी बात सिद्ध कर दूंगा। तुमसे बिल्कुल बात नहीं करूँगा अगर दोबारा ऐसा कुछ किया तो। वैशाली को चैन की सांस आई। उसने भी शाश्वत को हक कर लिया। उसे पता था शाश्वत उसकी बात को समझेगा। वैशाली फिर शाश्वत को कस के हक करते हुए बोली, सॉरी, पक्का प्रॉमिस कुछ नहीं छुपाऊंगी। शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अब साथ में घर वालों की डांट खाते हैं। वैशाली शाश्वत से दूर हुई और उसे देखने लगी तो शाश्वत बोला, ऐसे क्या देख रही हो? तुमने सबको बताया कि तुमने किसी को, मतलब मुझे भी बच्चे के बारे में नहीं बताया था और अभी तक अकेले सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो मैं तो गुस्सा नहीं हुआ, लेकिन माँ तुमसे ज़रूर गुस्सा हो जाएगी, इसलिए तुम शांत रहना, मैं सबको बता दूंगा। इससे माँ को ये तो बोल के मना पाऊंगा कि मैं ध्यान रख रहा था तुम्हारा और मेडिकल इशू की वजह से अभी तक नहीं बताया था। वैशाली प्यार से मुस्कुराते हुए शाश्वत को देखने लगी और बोली, थैंक यू, आप बहुत अच्छे हो। शाश्वत बोला, तुम मुझे मक्खन मत लगाओ, तुमसे तो फुर्सत में बदला लूँगा। अभी चलो, अब और देर सही नहीं है, वरना क्लास बहुत लंबी चौड़ी लगेगी। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली आगे बढ़ने को हुई, लेकिन शाश्वत ने वैशाली को रोका और नीचे झुक के उसके बेबी बम पर किस करते हुए बोला, आई लव यू, अब आपके पापा आपके साथ है। डॉक्टर कुछ भी बोले, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वैशाली की आंखें फिर भर आई।
लेकिन वो कुछ बोली नहीं और शाश्वत के साथ रूम से बाहर आई तो सभी हॉल में ही इकट्ठा थे। शाश्वत ने भूमि जी को बड़े प्यार से बताया, घर में एक और मेहमान आने वाला है। वैशाली तुरंत बोली, एक नहीं दो। शाश्वत ने वैशाली की तरफ सिर घुमा के हैरानी से देखा और इशारे में बोला, ये भी छुपाया तुमने? वैशाली ने भोली सी शक्ल बना ली और इशारे से सॉरी बोलने लगी। शाश्वत ने इशारे से कहा, तुमको मैं बाद में बताता हूँ। फिर भूमि जी की तरफ देखने लगा तो भूमि जी उसे ही गुस्से में घूर रही थी। शाश्वत ने उनको सब प्यार से समझाया। भूमि जी ने थोड़ा गुस्सा किया, लेकिन शाश्वत वैशाली का ध्यान रख रहा था। ये सोच के उन्होंने भी बात को जाने दिया और घर में फिर खुशी का माहौल बन गया। सभी बहुत खुश थे। शिव और ज्योति तो नाच गा रहे थे। वैशाली शाश्वत के हाथ में हाथ डाले उसके कंधे पर सुकून से सिर रखे खड़ी थी। उसको अभी तक जो टेंशन थी वो कैसे घर वालों को बताएगी, कैसे उनका सामना करेगी। उसने अपने डर में गलती तो की थी, लेकिन शाश्वत ने सब संभाल लिया था। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहाँ दोनों एक दूसरे की गलती को सुधारते हैं, ना कि उसको और तिल से पहाड़ बनाते हैं। 9 महीने बाद हॉस्पिटल में वैशाली ने 2 नन्ही परियों को जन्म दिया। शाश्वत की तो खुशी की सीमा नहीं थी। बाकी सब भी बहुत खुश थे। शाश्वत तो तुरंत बच्चियों से मिलना चाहता था, लेकिन भूमि जी ने उसे मिलने नहीं दिया। शाश्वत परेशान हो गया और भूमि जी से सवाल करने लगा, वो उसको बच्चियों से मिलने क्यों नहीं दे रही। पर भूमि जी ने शाश्वत को 5 मिनट और बच्ची को नहीं देखोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा बोल के शांत रहने को कहा और पंडित जी को फ़ोन लगा के बच्चियों के पैदा होने का समय बता के पूछने लगी, समय तो ठीक है ना पंडित जी, मूल तो नहीं था ना? पंडित जी ने जवाब दिया, बच्चे होने के 5 मिनट पहले ही मूल शांत हुए हैं। भूमि जी ने पंडित जी को प्रणाम किया और बोली, पंडित जी बच्चियों की जन्म पत्रिका भी बना दीजिए। पंडित जी ने ओके कहा और कॉल रख दिया। शाश्वत मुंह बनाए खड़ा भूमि जी को ही देख रहा था। भूमि जी उसे देख के बोली, ऐसे क्या घूर रहे हो, मूल देखने पड़ते हैं। अगर ऑपरेशन से बच्चे होते तो पंडित जी से समय पूछ के डिलीवरी के लिए आते, पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मूल पूछना पड़ेगा ना। अगर बच्चियां मूलों में होती तो मूल शांति की पूजा करानी होती और तू 1 महीने तक बच्चियों की शक्ल नहीं देख सकता था और तुमको तुम्हारे बाल भी निकालने पड़ते। मूल में बच्चे होने से पिता को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। शाश्वत हैरानी से भूमि जी को देख रहा था। जिन बच्चियों ने अभी तक ठीक से 4 सांसें भी इस संसार में ना ली होगी, उनके ऊपर भी दुनिया भर का विश्वास बोले कि अंधविश्वास थोप दिया। पर शाश्वत अपनी माँ को क्या ही बोलता, अगर कुछ बोलता तो अभी हॉस्पिटल में ही डिबेट शुरू हो जाती, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी वो मिल सकता है ना अपनी बच्चियों से, बस बाकी दुनियादारी गई तेल बेचने। शाश्वत ने फिर भूमि जी से कहा, आपकी पूछताछ हो गई तो अंदर चले, डॉक्टर सोच रही होगी कैसे लोग हैं, खबर दे दी बच्चियां हुई है, फिर भी देखने के लिए अंदर नहीं आई। भूमि जी बोली, नालायक, जितना तुम बोल रहे हो उतने कदम आगे रखते तो हम लोग अभी अंदर होते। शाश्वत ने अपना सिर नामी हिलाया और भूमि जी की व्हील चेयर को धक्का देते हुए अंदर लाया तो वैशाली दोनों को देख के मुस्कुरा दी। डिलीवरी के बाद उसका चेहरा लटक सा गया था। बेचारी सुबह से दर्द झेल रही थी, तब जाके दोपहर को बच्चे हुए। शाश्वत ने प्यार से वैशाली को देखा तो वैशाली भी उसे देख के मुस्कुरा दी। तभी वहाँ मौजूद नर्स आगे आई और बोली, माता जी पहले नेक दीजिए, फिर बच्चियाँ देखने को मिलेगी। भूमि जी ने तुरंत अपने बैग से 500-500 के नोट निकाले और उसको देते हुए बोली, पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवा दो, कम पड़े तो और पैसे ले लेना। उस नर्स ने खुश मन से पैसे लिए और वहाँ से चली गई। भूमि जी और शाश्वत वैशाली के पास आई तो बेड पर ही दोनों बच्चियाँ लेटी थी। दोनों को देख के शाश्वत की आंखें कुछ नम हुई, लेकिन उसने बखूबी उन्हें छुपा लिया। तब तक शिव और ज्योति दोनों बच्चों को लेकर वहाँ पहुँच गए। बच्चों की वजह से ज्योति घर पर रुकी थी। पता नहीं डिलीवरी में कितना समय लगता और बच्चों को ऐसे हॉस्पिटल में रुकना ठीक नहीं था। दोनों बच्चे छोटी बच्चियों को देखते ही उन पर झपट पड़े, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। सभी हंस दिए और दोनों बच्चों की गोद में एक एक बच्ची दी तो दोनों बच्चे बड़े खुश हो गए। शाश्वत ने वैशाली की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। उसने 9 महीने हर पल डर में गुजारा था, उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, पर भगवान की कृपा से सब अच्छे से हो गया। शाश्वत ने वैशाली का हाथ पकड़ के दबा दिया, जैसे इशारे से बोल रहा हो, सब ठीक है, अब तो मत रो। वैशाली भी उसका इशारा समझ के मुस्कुरा दी थी।
फिर से हंसी खुशी का माहौल बन गया था। नॉर्मल डिलीवरी थी, तो वैशाली को बस एक दिन ही हॉस्पिटल में रोका गया। वो तीसरे दिन सुबह ही शाश्वत और अपनी दोनों बच्चियों के साथ घर आ गई। घर में शिव और ज्योति ने उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। पूरे घर में बैलून सजाई, फूलों से रूम तक जाने का रास्ता बनाया। रूम में बड़ा सा पालना उसको अच्छे से सजाया गया। शाश्वत ने भी वैशाली को एक प्यारा सा गिफ्ट दिया, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी रिंग थी और वैसी ही 3 रिंग उसने और बनवाई अपनी तीनों बेटियों के लिए। हंसी खुशी 2-3 दिन और बीत गई। भूमि जी और ज्योति वैशाली का अच्छे से ध्यान रखते थे। 5 दिन बाद छठे दिन बच्चियों की छठी पूजा थी, जिसके बाद बच्चियों को घर से बाहर ले जाया जा सकता था। छठी की पूजा बुआ करती है, लेकिन शाश्वत और शिव की कोई बहन नहीं थी, तो निया मौसी की बेटी को बुलाया गया। ज्योति के समय भी उसे ही बुलाया गया था। निया की शादी हो चुकी थी और वो अपनी माँ को बिना बताई भूमि जी से रिश्ता चलाती थी। शिव और शाश्वत भी उसे अपनी सगी बहन जैसे प्यार करते थे और हर तीज त्योहार पर उसके ससुराल त्योहार भेजते थे। निया के ससुराल वाले भी अच्छे थे, कभी निया को रोकते टोकते नहीं थे। उन्होंने निया के ऊपर छोड़ रखा था उसको किससे रिश्ता चलाना है, और निया का दिल शाश्वत और शिव के प्रति पहले से झुका हुआ था। वो तो बस अपनी माँ की वजह से ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, पर अब उसके आगे बंदिशें नहीं थी। निया और उसके ससुराल पक्ष से पूरा परिवार आया, बाकी अभी ज़्यादा लोग को बुलाया नहीं गया था। गीत गाना और पूजा हुई और रात को सभी हंसी खुशी वापस चले गए। सबके जाने के बाद पंडित जी घर में पधारे। भूमि जी ने ही उन्हें घर आके जन्म पत्रिका और बच्चियों को आशीर्वाद देने के लिए कहा था। पंडित जी आए तो वो थोड़े गंभीर थे। उन्होंने बच्चियों को आशीर्वाद दिया, फिर गंभीर स्वर में भूमि जी से बोले, माता जी, आपकी दोनों पोतियां मांगलिक है। ये बात सुन के भूमि जी के फेस पर टेंशन आ गई। वैशाली की तो आंखें ही भर आई। उसके दिमाग में न जाने क्या क्या ख्याल आ गए। उसके साथ जो जो हुआ वो सब एक फिल्म के जैसे उसकी आंखों के सामने घूम गया। वैशाली और भूमि जी की उतरी और रोनी शक्ल देख के शाश्वत ने गहरी सांस ली और दोनों बच्चियों के ऊपर से नोटों से नज़र उतार के रुपये पंडित जी को देते हुए बोले, धन्यवाद पंडित जी, इतनी अच्छी खबर सुनाई। अभी तक लग रहा था लक्ष्मी जी आई है, पर वो अपने साथ मंगल भी लाई है। मंगल लक्ष्मी है मेरी बेटियाँ, जीवन में सब मंगल ही होगा। पंडित जी शाश्वत को देखने लगे। बाकी सब भी उसे ही देख रहे थे, तो शाश्वत सबको देख के बोला, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत बोला क्या? लड़कियां लक्ष्मी का रूप होती है, और मंगल का क्या अर्थ होता है? शुभ, अच्छा, अच्छे काम करने वाला। और मेरी दोनों बेटियां मांगलिक है, तो हुई ना मंगल लक्ष्मी। अब मंगल लेकर आई है, तो घर में मंगल कार्य भी होने चाहिए। हम सब इकट्ठा है, प्रेम से एक दूसरे के साथ है। ये उनका ही तो नसीब है। उनकी किस्मत की वजह से हम सब आज तक एक साथ है, ताकि हम एक साथ उनको प्रेम दे सके। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, कल घर में भोज रख लेते हैं। पहले ब्रह्मांड भोज हो जाएगा, फिर लोगों के लिए भंडारा रखवा लेंगे। क्या बोलती हो माँ? खुशी का दिन है, भंडारा तो होना चाहिए। भूमि जी ने अपनी आंखों से भरे आंसू पोंछे और बोली, सही बोल रहे हो तुम। फिर पंडित जी से बोली, पंडित जी आप कल सुबह जल्दी आइएगा। पंडित जी भी ठीक है माता जी बोल के चले गए। बाकी सब भी फिर से हंसी खुशी अपने कामों में और कल भोज की तैयारी में लग गई। लेकिन वैशाली बहुत उदास थी। उसके साथ बहुत कुछ घटित हुआ था। उसकी बच्चियों के साथ भी वही सब होगा। उसको शाश्वत जैसा अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला तो उसका जीवन सुधरा, वरना क्या ही होता। और अब उसकी बच्चियों का क्या होगा, वो सोच सोच के परेशान थी। शाश्वत वैशाली को परेशान देख के उसको रूम में लाया और बोला, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? वैशाली अब रो पड़ी और बोली, मेरी बच्चियाँ। वो आगे बोल नहीं पा रही थी। शाश्वत ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम इतना क्यों सोचती हो, और कुछ नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है, मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि उनको बड़ों के सम्मान के साथ साथ खुद के आत्मसम्मान के लिए कैसे खड़े होना है वो सब पता होगा। उनके अंदर डर भी होगा और निडरता भी। उनको सही समय पर सही फैसले लेने लायक हम बनाएंगे। हमारे संस्कार उनका जीवन संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो उनका मांगलिक होना छोड़ के ये सोचो, हमें आज के समय में उनको अच्छे संस्कार कैसे देने हैं, जहाँ वो मर्यादा और निडरता के साथ समाज में कैसे सिर उठा के अपना जीवन कुशल रूप से बिता सकती है। अपने आत्मसम्मान के लिए अगर उनको आंख दिखाना आना चाहिए तो गलती पर नज़रें झुका के माफ़ी मांगनी भी।
कैसे दोगी ऐसे संस्कार, ऐसी शिक्षा, उस पर विचार करो। हमारी 2 बेटियों को अभी बड़े होने में बहुत समय है, पर हमारी सबसे बड़ी बेटी अब बड़ी होने लगी है। 1 से 1.5 साल बाद स्कूल जाने लगेगी। सोचा है कैसे उसको सब सिखाना है। वैशाली अभी भी रोए जा रही थी तो शाश्वत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, हमें बस अपनी बच्चियों को एक लड़के के जैसे वो शिक्षा देनी है। ये नहीं सोचना है बेटियों की शादी करनी या फिर उनको घर गृहस्थी संभालनी है तो उनको ज़्यादा शिक्षा देकर क्या करना है। नहीं, यही हम गलती करते हैं। हमें बराबर की शिक्षा देनी है। अगर हमारा लड़का होता तो हम उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते, तो हम अपनी बेटियों को भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। लड़की बोल के उसका सिलेक्शन होने के बाद भी उसको बाहर जाने से रोकेंगे नहीं। उनके लिए एक रेखा नहीं खींचेंगे कि तुम लड़की हो, बस ये फील्ड ही तुम्हारे लिए है। एक उस शिक्षा के साथ वो आत्मनिर्भर बनेगी, अपने जीवन में सही फैसले ले पाएगी। जीवन में मंगल अमंगल जैसी चीज़ों का असर पड़े या ना पड़े, पर शिक्षा का बहुत असर पड़ता है। शिक्षा बस वो नहीं जो स्कूल में दी जाती है, उस शिक्षा के साथ साथ वो शिक्षा भी जो हम उसे देते हैं उसका भी जीवन में बहुत असर पड़ता है। सोच के देखो, अगर तुमको अच्छी शिक्षा नहीं मिली होती तो क्या तुम जॉइंट फैमिली में रह पाती। आज हम सब एक साथ इतने प्रेम से रहते हैं, वो सब तुम्हारी अच्छी शिक्षा की वजह से है। वैसे ही हमको अपनी बच्चियों को बनाना है, इसलिए अब रोना छोड़ो और सोचो कैसे 3 बेटियों को अच्छी शिक्षा देनी है। 3 बेटियों की माँ बन गई हो, अब तो रोना छोड़ो, कुछ तो समझदारी लाओ अपने अंदर, वरना बेटियाँ माँ के साथ साथ रोतड़ू माँ बोलना सीख जाएगी। फिर कहीं जैसे स्कूल में टीचर का सेकंड नाम रखते हैं बच्चे, वैसे तुम्हारा नाम निरूपा रॉय नाम ना रख दे। शाश्वत की बात सुन के इस बार वैशाली रोते हुए हंस दी। शाश्वत ने वैशाली को गले से लगा लिया और बोला, हमेशा अच्छा सोचा करो, जैसा सोचोगी वैसी चीज़ें हो जाएगी। हमारी सोच का आसपास की चीज़ों में बहुत असर पड़ता है। बाकी हम दोनों हमेशा हैं, उन तीनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। वैशाली ने अपना सिर हिला दिया और शाश्वत को हक कर लिया। दूसरे दिन सुबह ही घर में भाग दौड़ हो रही थी। वैशाली अभी पूजा में हाथ नहीं लगा सकती थी, इसलिए वो बच्चों को संभाल रही थी। पहले घर वालों ने हवन किया, फिर ब्राह्मण भोज शुरू हुआ। वैशाली एक जगह बैठी सब देख रही थी कि एक सर्वेंट उसके पास आया और बोला, मैडम आपके घर वाले आए हैं। वैशाली समझी नहीं तो उसने दोबारा से पूछा, क्या बोला आपने काका? तो वो सर्वेंट दोबारा बोला, मैडम बाहर एक बड़ी उम्र की महिला पुरुष और उनके साथ उनका बेटा बहू आए हैं और वो बोल रहे हैं वो आपके माता पिता है। मैंने उनको बिठा दिया है, आप चलिए, मैं बड़ी मालकिन को बता के आता हूँ। वैशाली की आंखें बड़ी हुई। उसके माँ बाप यहाँ क्या करने आए हैं? साथ में भाई भाभी भी है। कहीं शाश्वत को पता चला तो आज खुशी का दिन दुख भरा दिन ना बन जाए। सर्वेंट जा रहा था कि वैशाली उसको रोकते हुए बोली, काका प्लीज़ आप किसी से ये बात मत बोलना। वो सर्वेंट वैशाली को देखने लगा। वो घर का पुराना सर्वेंट था। उसने ज्योति के घर वाले तो देखे थे, वो तो बगल में ही रहते हैं और अक्सर आ जाते थे, पर वो वैशाली के पेरेंट्स को आज पहली बार देख रहा था तो उसको लगा शायद कुछ मतभेद होगा परिवार में, क्यों वैशाली के लिए दिक्कतें बढ़ाना। उसने सिर हिला दिया और बोला, मैं चाय नाश्ता लाता हूँ फिर। वैशाली फिर उन्हें मना करते हुए बोली, काका कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। बोल के वैशाली बाहर गई तो हॉल में उसके पेरेंट्स भाई भाभी बैठे थे और उनके आसपास कुछ मिठाई के डब्बे और बच्चे के लिए खिलौने और कुछ गिफ्ट्स थे। वैशाली ने इधर उधर देखा कि कोई घर वाला तो आसपास नहीं है। वो जल्दी से अपने परिवार के पास आई तो उसकी माँ उसे देख के मुस्कुरा दी और बोली, बेटा। पर वो आगे बोलती उससे पहले वैशाली सीरियस फेस के साथ बोली, आप लोग जिस लिए भी आए हैं आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइएगा। वैशाली के परिवार का मुंह उतर गया। उसके माँ बाप की आंखें भी भर आई। वैशाली ने उनका लाया सामान भी उठा के उनके हाथ में पकड़ा दिया था। वो उनको बाहर का रास्ता दिखाती उससे पहले शाश्वत वहाँ आया और सभी को देखते हुए बोला, आप सब यहाँ। वैशाली की डर से हालत ख़राब हो गई। उसके हाथ में जो गिफ्ट था वो डर से नीचे गिर गया। उसको लगा अब शाश्वत बहुत गुस्सा करेगा, कहीं शाश्वत को ये ना लगे उसने यहाँ अपने परिवार को बुलाया। वो उसकी बात का मान तक नहीं रख सकती। वैशाली इतनी डर गई थी कि शाश्वत की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर अचंबा उसको तब हुआ जब शाश्वत आगे आया और वैशाली के पेरेंट्स के सामने हाथ जोड़ के नमस्ते करते हुए बोला, मुझे तो लगा आप लोग अभी भी आएंगे नहीं, पर आप लोग आए बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं?
चलिए अंदर चलिए, अंदर ब्राह्मण भोज चल रहा है, आप भी उनसे थोड़ा हाथ लगा दीजिए। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देखने लगी। उसके माँ बाप समझ गए थे शाश्वत ने वैशाली को उनके बारे में कुछ नहीं बताया था। शाश्वत ने जब वैशाली के फेस से सारे रंग उड़े देखे और उसके पेरेंट्स को भी उदास और सीरियस देखा तो बोला, क्या हुआ, आप सब ऐसे सीरियस क्यों है? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप लोगों को डिस्टर्ब किया क्या मैंने? वैशाली के पापा ने इस बार शाश्वत के हाथ पकड़ लिए और बोले, बेटा तुमने कोई गलती नहीं की, हमने अपनी बेटी के साथ इतना कुछ गलत किया, वो तो बेचारी हमें देख के डर गई, लगता है तुमने उसे कुछ नहीं बताया। शाश्वत बोला, मैं क्या बताऊं पापा, यह आप और आपकी बेटी और आपके घर का पर्सनल मामला है, अगर आप लोग खुद आपस में बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और वैसे भी दो लोग आपस में बातें करके अपना मन मुटाव मिटा ले तो अच्छा है, वरना तीसरे के मुंह से सुनी बातें कुछ अलग होती है। वैशाली के पापा इस बार सच में रो दिए और शाश्वत को गले लगाते हुए बोले, बेटा मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है जो तुम्हारे जैसा जीवन साथी उसे मिला, आज तक जो हुआ उसके लिए जितनी बार माफ़ी मांगूं कम है। शाश्वत बोला, अरे आप फिर वही बात लेकर बैठ गई, चलिए अंदर चलिए और अपनी नातियों को आशीर्वाद दीजिए। वैशाली के पापा अपने आंसू पोंछ के मुस्कुरा दिए। शाश्वत फिर वैशाली के भाई के कंधे पर हाथ रख के बोला, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा क्या? वैशाली का भाई अभी तक सिर नीचे किए खड़ा था। शाश्वत ने उसके कंधे पर हाथ रख लिया और उसको अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोला, जो हो गया उसे छोड़ो और आगे जो होने वाला है उसको बस अच्छा कैसे बना सकते हैं उसके बारे में सोचो, और अभी मेरी मदद करो चल के ब्राह्मण को भोज करवाने में। वैशाली का भाई और पापा शाश्वत के साथ जाने लगे। शाश्वत फिर जाते हुए वैशाली से पलट के बोला, तुमको मम्मी और भाभी को यहीं खड़े रखना है क्या? अंदर लेकर जाओ। शाश्वत बोलकर चला गया, पर वैशाली के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। जिस शाश्वत की शक्ल देख के समझ आता था वो उसके परिवार को पसंद नहीं करता, आज खुद हाथ जोड़ के उनका खुश दिल से वेलकम कर रहा है, साथ में उनको मम्मी पापा भी बोल रहा है। और उसके पापा किस बात की बात कर रहे थे जो शाश्वत ने उसे नहीं बताई, और उसके माँ पापा वो उसके भाई भाभी के साथ कैसे, वो तो वृद्धाश्रम में थे। फिर वैशाली अपनी सोच में डूबी थी कि उसकी भाभी उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, दीदी जो हुआ उसके लिए माफ़ कर दो। वैशाली अपनी सेंस में आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं, छोड़ो, अब बस चलो अंदर चलो। वैशाली की भाभी ने ओके कहा और मुस्कुरा के चली गई। वैशाली ने अपनी माँ की तरफ देखा तो आदिति जी वैशाली के हाथ पकड़ के बोली, जानती हूँ बहुत से सवाल तुम्हारे मन में होंगे, हम यहाँ कैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ। रिहाई के बाद तुम्हारे भाई का व्यवहार और ख़राब हो गया, पर ये सारे हमारे कर्म थे, हमेशा बेटा बेटा करते रहे, बेटियों को ज़्यादा कुछ समझा नहीं और उसी बेटे ने हमारा जीना दूभर कर दिया। तुमने जो लड़का बताया था उसकी शादी हमने नेहा से बहुत जल्दी और सादगी से कर दी। वो लोग भी अच्छे थे, हमारी मजबूरी समझी, पर नेहा की शादी होते ही घर में क्लेश बढ़ गया, जिससे परेशान होकर तुम्हारे पापा ने दुकान तुम्हारे भाई के नाम कर दी और घर छोड़ दिया। जब अपने ही घर में जिल्लत की ज़िंदगी जीने को मिले तो इंसान क्या करेगा। तुम्हारे भाई ने भी हम दोनों को नहीं रोका। फिर हम लोग तुम्हारे समारोह में आए थे वृद्धाश्रम की तरफ से, वहाँ पता नहीं कैसे दामाद जी ने हम दोनों को देख लिया। दूसरे दिन दामाद जी वृद्धाश्रम आए और बोले हम उनके साथ चले। बोलते हुए आदिति जी रोने लगी। वैशाली की आंखें भी भर आई। आदिति जी आगे बोली, बताओ किस मुँह से उनके साथ जाते, इतना कुछ हुआ, उसके बाद नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी तो साथ कैसे ही आते, इसलिए मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा वो हमको ये घर दे देते हैं, वहाँ हम दोनों रह ले। कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई बता नहीं सकती। एक तरफ हमारा बेटा जिसने पलट के नहीं देखा हमको घर से निकाल दिया, और एक तरफ हमारा दामाद जिसको कभी हमने दामाद माना ही नहीं। वो हमारे बारे में कितना सोच रहा था, लेकिन ये भी हमसे नहीं हो पाता। हमने मना कर दिया और दामाद जी से माफ़ी मांगी। दामाद जी बहुत अच्छे निकले, उन्होंने सब भूलने को कहा और बोले कि हम दोनों अपने घर में तो रहेंगे ना। वो ज़बरदस्ती हम दोनों को घर ले गई और तुम्हारे भाई को प्यार से समझाया माँ बाप की वैल्यू क्या होती है। अभी वो गलत कदम उठा रहा है, कल को जब उसका बच्चा होगा और दोनों मियाँ बीवी जॉब पर चले जाएंगे तब उसको अपने माँ पापा की वैल्यू समझ आएगी। जब एक मेड बच्चे को उनके पीछे गलत शिक्षा देगी
और तब वो बच्चा बचपन से ही उनके साथ गलत व्यवहार करेगा। तब तुम्हारे भाई भाभी को समझ आएगा, अगर घर में बच्चे के दादा दादी होते तो उनको कितने अच्छे संस्कार मिलते। अब बच्चे को अगर दादा दादी के बिना संस्कार देने हैं तो किसी एक को जॉब छोड़ के घर में बैठना पड़ेगा। क्या उन दोनों में से कोई एक जॉब छोड़ सकता है? या फिर लास्ट ऑप्शन है बच्चे के अच्छे बुरे सारे व्यवहार के लिए आज से वो मेंटली तैयार रहे, और शायद बच्चा किसी गलत रास्ते पर भी जा सकता है। उनको सब चीज़ों के लिए रेडी रहना होगा, क्योंकि घर के माहौल का बहुत असर पड़ता है एक बच्चे के दिमाग पर। दादा दादी एक अच्छे इंसान है जो निस्वार्थ भाव से अपने पोते और पोती को शिक्षा और संस्कार देते हैं जो दुनिया की कोई मेड नहीं दे सकती। तुम आज अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हो, कल जब तुम्हारा बच्चा जानेगा तुमने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, वो भी यही सीखेगा कि बड़े होते माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है। और फिर तुम लोग भी आगे घर से निकलने के लिए रेडी रहना। हमारा परिवार कैसा भी हो, हम फिर भी साथ में रहते हैं, क्योंकि हमने बचपन में यही देखा है, किसी भी हालत में अपने परिवार की सेवा करना। दामाद जी की बातें तुम्हारे भाई भाभी दोनों को समझ आई और हम फिर से पहले जैसे सब प्यार से रहते हैं। दामाद जी ने हम सबको घर आके तुमसे मिलने को भी कहा, लेकिन हम सब हिम्मत नहीं जुटा पाए कैसे तुम्हारा सामना करते। लेकिन फिर 6 दिन पहले दामाद जी ने बच्चियाँ होने की खबर दी। हम तुरंत आना चाहते थे, लेकिन कहीं तुम्हारी खुशी में बाधा ना बन जाए, सोच के नहीं आए। दामाद जी से बात हो गई, उन्होंने हम लोगों को माफ़ कर दिया, पर तुम्हारा सामना किस मुँह से करे समझ ही नहीं आ रहा था। पर हम लोग अपने आप को रोक नहीं पाए और आज तुमसे मिलने आ गए। माफ़ कर दो बेटा, बहुत गलती की है हम लोगों ने। बोलते हुए आदिति जी रोने लग गई, तो वैशाली ने भी उनको रोते हुए गले से लगा लिया। कुछ समय बाद सभी हंसी खुशी बातें कर रहे थे, पर वैशाली शाश्वत से अकेले में कैसे मिले इस फिराक में थी, और जल्दी उसे मौका मिला तो वो शाश्वत को बिना कुछ बोले देखने लगी। शाश्वत उसे देख के बोला, ऐसे क्यों घूर रही हो और ये क्या कर रही हो? सबके साथ जाओ, बातें करो और मुझे काम करने दो। वैशाली ने शाश्वत को देखते हुए कहा, आपको अच्छे से पता है मैं क्यों आपको देख रही हूँ। शाश्वत गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ तो क्या करूँ? वैशाली बोली, आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? शाश्वत बोला, क्या बताता कि मैंने उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों को देख लिया था। वैशाली थोड़ी सीरियस हो गई। शाश्वत आगे बोला, तुमने एक बार भी मुझसे बात की? उल्टा पता है मुझे तुमने कुछ गलती सोचा होगा। वैशाली ने अपनी नज़रें नीची कर ली और बोली, पर आपको मेरा परिवार पसंद नहीं। शाश्वत बोला, हाँ तो क्यों नहीं पसंद था, ये भी जानती हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। तुम्हारी इंसल्ट मेरे स्वाभिमान को ललकारती है कि कैसा इंसान हूँ मैं, अपनी बीवी के आत्मसम्मान की रक्षा तक नहीं कर सकता। वैशाली ने नज़रें उठा के शाश्वत को देखा और बोली, फिर आपने उनको माफ़ कर दिया? शाश्वत बोला, क्योंकि उनको अपनी गलती का पछतावा था। अगर नहीं होता तो कभी माफ़ नहीं करता, जैसे अपनी माँ के परिवार को नहीं किया। वैशाली शाश्वत को एकटक देख रही थी। शाश्वत भी उसे देखते हुए आगे बोला, और जब उनको एहसास है तो माफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। किसी को माफ़ कर देना सबसे बड़ा नेक काम है। हर इंसान एक मौका डिज़र्व करता है। मैंने वो मौका दिया तुम्हारे परिवार को, उन्होंने भी उस मौके को जाहिर नहीं जाने दिया। वो दिल से शर्मिंदा है अपने किए पर, तो मैं क्यों अभिमानी बनूं? वैसे भी आप कुछ चीज़ों को लेकर जीवन भर नहीं चल सकते। समय के साथ चीज़ें बदलती है तो हमको भी उस हिसाब से बदलना चाहिए। वैशाली ने रोनी सी शक्ल बना ली और बोली, पर आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं कि आपकी बात होती है माँ पापा से? शाश्वत बोला, अरे फिर वही सवाल। मैंने तो उसी दिन बोला था उनको तुमसे बात कर ले, पर वो बोले अभी नहीं, वो सामना कर पाएंगे। तो इसमें मैं कहाँ से बीच में आया? ये तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच का मामला है, तुम लोग सुलझाओ। वैशाली बोली, पर आप बता सकते थे मुझे। शाश्वत बोला, अच्छा क्या बताता तुमको? मैंने तुम्हारे पेरेंट्स और भाई का पैचअप करवा दिया, और कैसे बताया ये बताओ। तुम माँ और सिर्फ सबके लिए इतना कुछ करती हो, क्या मुझसे गाती हो आकर तुमने माँ के लिए ये किया वो किया? वैसे ही मैंने किया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और अगर तुमको गुस्सा आ रहा है कि तुमको ये बात नहीं बताई गई, तो देखो भाई, ये नाराज़गी तुम अपने माँ बाप से दिखाओ, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला उनको। जब बच्चियाँ हुई तब भी खुद कॉल करके 1 नहीं 4 बार बोला वो तुमसे मिलने आके, पर वो नहीं आए। तो देखो मेरी गलती तो नहीं है, तो भाई तुम मुझे ब्लेम मत दो। शाश्वत की बातें सुन के वैशाली शाश्वत के गले से लग गई और बोली, थैंक यू,
इसके आगे उसके पास शब्द नहीं थे। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया और वैशाली को हक करते हुए बोला, मेरा तुमसे छुपाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कैसे बताता समझ नहीं आया। सोचा अपने माँ बाप को सामने देखोगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा तुमको, पर शायद तुम्हारे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही शर्मिंदा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसलिए आज तक बात नहीं की तुमसे। मैं तुमको आगे से कुछ भी बता के उनको और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। मैं तुमको बताता तो तुम तुरंत उससे मिलने जाती और कहीं ना कहीं उनको लगता मैंने तुम्हारे ऊपर इस बात का आरोप दिखाया होगा कि देखो इतना सब होने के बाद भी मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को माफ़ कर दिया, तो वो और बुरा फील करते। सब सोच के तुमको नहीं बताया कुछ। तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। वैशाली की आंखें नम हो गई और वो बोली, आप जो करते हो मेरे लिए अच्छा ही सोच के करते हो। शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अब तुम भी पिछली बातें भूल के सबके साथ एक नई शुरुआत करो, एक नए दिन की तरह। वैशाली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और शाश्वत से दूर हो गई। वो जानती थी शाश्वत को जब लगता है सामने वाला उसकी तारीफ़ करेगा या फिर उसको शुक्रिया अदा करेगा, उसे महान बोलेगा, तो वो अनकंफर्टेबल होने लगता है। उसको वहाँ से बच के निकलना ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि शाश्वत का मानना था महान कोई नहीं होता। हम सब अपने आसपास अपने संस्कार से सीखते हैं और जो हमने सीखा उसे हमको बाकी सबको भी सिखाना चाहिए। और सिखाने का सबसे अच्छा माध्यम नज़रें हैं। जब किसी की नज़रें किसी दूसरे को कुछ अच्छा करते देखती है तो उस इंसान का दिल भी एक बार को करता है मैं भी ऐसा ही करूँगा। इसलिए अच्छे काम शांति से करते रहने चाहिए ताकि चार नज़रें आपको देख के कुछ सीख सके। हंसी खुशी एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। उस भोज में पूरे परिवार को बुलाया गया था। शाश्वत ने मना किया था, पर भूमि जी मानने वालों में से है क्या। उन्होंने पूरे परिवार को निमंत्रण दे डाला था और सभी आ भी गए थे और सभी वैशाली के 3 बच्चे देख के थोड़े हैरान थे, लेकिन इतने साल हो गए थे, ऊपर से ज्योति के बच्चे के बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं थी, तो वैशाली के बारे में कैसी होती, इसलिए किसी को इतना ज़्यादा अचंभा नहीं हुआ। और उसकी खास वजह ये भी थी कि घर के अंदर की बातें परिवार के किसी सदस्य को नहीं पता थी। शाश्वत भूमि जी का मन रखने के लिए सबसे रिश्ता चलाता था, यही बहुत था, जिसकी वजह से भूमि जी भूल के भी गलती से भी अपने घर की बात ना अपनी बहन से करती थी, ना ही ननंद, ना ही फिर आस पड़ोस कहीं भी। और भूमि जी भी समझदार थी, वो खुद किसी को कुछ नहीं बताती थी। वो तो लोग जब ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाते हैं तो इंसान को उनका मुंह बंद करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ता है, पर बच्चे वाली बात किसी को नहीं पता थी और उसका फ़ायदा अब शाश्वत को होने वाला था। अब सब एहसानी को उनकी बेटी समझेंगे जैसा वो चाहता था। अब एहसानी घर आई थी, उसी समय शाश्वत ने सबको सख्त लहजे में बोला हुआ था, ये सब भूल जाए कि एहसानी गोदली बच्ची है, वो उसकी बच्ची है और समाज भी यही जाने, वो ये चाहता है। शाश्वत नहीं चाहता था कि कोई ये बात जाने कि एहसानी गोदली बेटी है, क्योंकि परिवार ही होता है जो बच्चे को ये पता लगाने पर मजबूर करता है कि वो गोद लिया है। वरना अगर पेरेंट्स किसी को बताएंगे नहीं तो किसी को क्या पता बच्चा गोद लिया है या फिर खुद का जना है। और जब बच्चे को गोद लेकर अपना बना लिया है तो क्यों समाज में ढोल पीटना कि गोद लिया बच्चा है। बाद में उसको एहसान तले दबाने के लिए कि हमने तुमको अपना नाम दिया वरना तुम आज कहाँ होते। शाश्वत ऐसा नहीं था, उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसके लिए उसकी बड़ी बेटी एहसानी थी और किसी ने आजकल या जीवन में कभी भी उसे गलती से भी गोदली बच्ची बोला तो फिर वो कोई रिश्ता नहीं देखेगा। सभी खुश थे, सभी वैशाली को बधाई दे रहे थे और बोल रहे थे, अच्छा तो बच्चे होने की खुशी में ये भोज है, बताते कि बच्चे हुए हैं तो हम कुछ गिफ्ट लाते। बाकी के 2 बच्चे कब हुए ये भी तुम लोगों ने नहीं बताया। घर में 4 बच्चे हो गए पर हम लोग ऐसे खाली हाथ आई, अच्छा लग रहा है क्या। वैशाली अच्छे से जानती थी ये सब बस मुंह फेंक रहे हैं, ठीक से आशीर्वाद तो दे नहीं रहे, गिफ्ट देंगे। पता नहीं लोगों को बातें फेंकने में कितना मज़ा आता है, पर वैशाली ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा के छोड़ दिया। लेकिन हर परिवार में 1-2 लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में कमी निकालने की आदत होती है। वैसे ही थी शाश्वत की दूर की बुआ जी। उन्होंने ज्योति की शादी में वैशाली को बच्चे होने वाली बात बोली थी। वो फिर वैशाली से बोली, बहू रानी बड़ी जल्दी जल्दी बच्चे कर लिए, पहली बच्ची 1.5 साल की है और इतनी जल्दी तुमने 2 जुड़वा बच्चे कर लिए। अब वैशाली भी पीछे रहने वालों में से कहाँ थी।
बुआ जी को मुंह तोड़ जवाब, वो भी गुड़ में लपेट के देते हुए बोली, बुआ जी, आपने जो बातें मुझे समझाई थी वो अच्छे से समझ आ गई थी मुझे। आप बिल्कुल सही थी। अब ज़्यादा देर हो गई थी बच्चे करने में, तो सोचा जल्दी जल्दी कर लूँ, वरना और एज हो गई तो। बुआ जी का मुंह बन गया, पर वो भी कहाँ कम थी। वो भी वैशाली को ताना मारते हुए बोली, अच्छा किया, पर एक लड़का हो जाता तो पूरा परिवार हो जाता। पर कहाँ हर किसी की किस्मत में परिवार पूरा होना लिखा है। अब 3 बेटियां हुई है, उनको ही पार लगाना भारी होगा तुम्हारे लिए। क्या पता बेटे के चक्कर में चौथा बच्चा करो तो वो भी लड़की ही हुई तो बड़ा भारी बोझ हो जाएगा शाश्वत के कंधों पर। वैशाली की आईब्रो तन गई। वो कुछ जवाब देती उससे पहले बुआ जी उसको और सुनाने के लिए बोली, पर सब भगवान की मर्जी है, हम लोग तो बस उम्मीद लगा सकते हैं। एक भाई होता तो तुम दोनों के बाद बहनों का मायका बना रहता, पर कहाँ हर लड़की की किस्मत में मायके का सुख लिखा होता है। वैशाली अब समझ नहीं पाई क्या जवाब दे। उसके अंदर अभी इतनी भी चालाकी नहीं आई थी कि घर वालों को तुरंत मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसको बाद में समझ आता था वो ये बोल सकती थी, ऐसे जवाब देना चाहिए था उसे। और यही वैशाली फिर मात खा गई और सोचने लगी, क्या उसके और शाश्वत के बाद उसकी बेटियों का मायका नहीं होगा। एक तरह से बात भी सही थी, तीनों लड़कियां अपने ससुराल की ही हो जाएगी फिर। और ससुराल वाले बहनों से चलाते हैं कि नहीं ये भी कोई ज़रूरी नहीं होता, और चला भी लिया तो जैसे एक भाई के घर पूरे हक से एक लड़की चली जाती है, महीने भर रह जाती है, वैसे बहन के घर नहीं जा सकती। सोचते हुए वैशाली का मुंह फिर उतर गया और बुआ जी खुश हो गई। वो यही तो चाहती थी, वैशाली के दिल में आग लगाना। कुछ लोगों का काम यही होता है, उसको तभी शांति मिलती है जब वो रंग में भंग डालते हैं। वैशाली उसके बाद गुमसुम सी रही। बाकी सब काम में बिजी थे तो किसी का ध्यान वैशाली पर नहीं गया। रात को सब वापस जाने लगे। बच्चियों को भूख लगी थी, इसलिए वैशाली रूम में थी। उसकी फैमिली उससे रूम में ही मिलके चली गई। ज्योति सबको बाहर तक छोड़ने आई। जब तक वैशाली का भाई गाड़ी निकाल रहा था, ज्योति उसके पेरेंट्स के साथ खड़ी थी। लेकिन ज्योति ने सुबह से रात हो गई थी, उसने उन लोगों से बात नहीं की थी। उसके मन में गुस्सा था उन सब के लिए। शाश्वत और वैशाली उनको आसानी से माफ़ कर सकते हैं, पर उसने वैशाली को शुरुआत में बहुत रोते देखा था। शुरू में वैशाली ज्योति के रूम में रहती थी, जिससे वैशाली के ना बताने पर भी ज्योति कुछ चीज़ें तो अपने आप ही समझ गई थी। शुरू में जब वैशाली उसके पास रहती थी तो वैशाली अपने फ़ोन को लेकर बहुत भावुक रहती थी। किसी का भी कॉल आई उसको यही लगता था उसके परिवार का कॉल आया है, लेकिन जब वो किसी और का कॉल निकलता था तो रोने लगती थी। ये सब ज्योति ने देखा तो उसके मन में गुस्सा अभी तक था। वो हमेशा सोचती थी कैसे माँ बाप होंगे वैशाली के, और अब वो सामने थे तो कैसे सुनाई बिना छोड़ देती। आदिति जी मुस्कुराते हुए वैशाली के पापा को अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखा रही थी। ये देखिए, मैंने तीनों बच्चियों की एक साथ फ़ोटो ली है, कितनी प्यारी है ना तीनों। अब ज्योति से रहा नहीं गया और वो बोली, बच्ची से ज़्यादा प्यारी तो उसकी माँ है, जो गोदली बेटी को अपनी सगी बेटी जैसे प्यार करती है। वैशाली के माँ बाप ज्योति को देखने लगे। वैशाली के पेरेंट्स को पता था एहसानी गोदली बेटी है, क्योंकि बाकी सबसे तो वैशाली सालों बाद मिल रही है, पर अपने परिवार से वैशाली अभी तो मिली थी। ठीक से 1 साल भी नहीं हुआ, और 1 साल के अंदर 1.5 साल की बच्ची कैसे हो जाएगी। पर अब वो सुधर चुके थे तो उन्होंने इस बारे में किसी से चर्चा नहीं की थी। ज्योति भी गुस्से में उन्हें देखते हुए बोली, जब वो एक गोदली बच्ची को सगी बेटी जैसे प्यार दे सकती है तो आप लोगों की वो सगी बेटी थी। वैशाली के माँ बाप का सिर नीचे हो गया। गलती जब उनकी थी तो सुनना पड़ेगा उनको। ज्योति उनको देख के बोली, मांगलिक अमांगलिक जैसा कुछ होता है कि नहीं पता नहीं, पर कोई अपनी कुंडली या ग्रह नक्षत्र खुद नहीं लिखता। अगर हम लिख पाते तो हर इंसान अपने जीवन में सब सुख लिखता। बेटा बेटा बेटा, बेटे के मुंह में एक हंसती खेलती लड़की की ज़िंदगी को खिलौना बना देते हैं आपके जैसे लोग। पहली लड़की हुई तभी से उसे कोसने लगते हैं, क्योंकि पहले लड़की होने पर खतरा बढ़ जाता है ना, दूसरी लड़की होने का। और दूसरी लड़की हुई तो सिर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि लड़के के मुंह में दूसरी भी लड़की हो गई। और जब तीसरी लड़की होती है तो सिर क्या पूरे ख़ानदान का दर्द बन जाती है। अब क्या होगा, अब तो डर लगता है चौथी भी कहीं लड़की ना हो जाए। और जब 3 या 4 लड़कियों के बाद एक लड़का होता है तो आप जैसे लोग सारी लड़कियों को साइड करके उस लड़की की ख्वाहिशें पूरी करने में लग जाते हो।
भाई इतनी मन्नतों से जो पैदा हुआ है, सिर आंखों पर बैठा के रखना पड़ेगा। और उसमें पिसता कौन है? वो लड़कियां, और सबसे ज़्यादा बड़ी बेटी, क्योंकि वो समझदार होती है, बड़ी होती है। तो उसको दबा लो, निचोड़ लो, जितना निचोड़ सकते हो। सारी सुख सुविधा बेटे के लिए, और बेटी के लिए बस ताने। क्या बोलते हो बेटियों से? तुम सब तो ज़बरदस्ती आई हो। क्या ज़बरदस्ती आई हो? अपने लालच में उन्हें लाने वाले आप हो। और कोई किसी का नहीं खाता, सब अपनी किस्मत का पहले से लेकर आते हैं और वही खाते हैं। वैशाली से पहले आप किस कंडीशन में थे, याद है? और उसके होने के बाद किस कंडीशन में है, ये भी याद कर लीजिए। वो आई तो मेरा दावा है आपकी तरक्की बड़ी होगी, जिससे आप उसका पेट भर सको। जैसे आपके बाकी के बच्चे जब आए होंगे, साथ साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे आप उनका पेट पाल सको। उसका रास्ता मिला होगा तो वो अपनी किस्मत का खुद लेकर आए थे। आप सब उनको वो देने वाले हो। फिर किस चीज़ का गुरूर है आप लोगों में? या फिर ये बोलूं कि बस लालच है एक बेटे का अपने बुढ़ापे के लिए। एक बेटा हो जाए बस कैसे भी, फिर चाहे 5 लड़कियों की बलि चढ़ानी पड़े या फिर 7, क्या जाता है? लड़कियां हैं, आसानी से दबा ले जाओगे, नहीं तो जल्दी शादी करके अपना पिंड छुड़वा लोगे। इसलिए तो 18 की होते रिश्ता ढूंढना शुरू कर देते, और जैसा लड़का मिला उसकी शादी कर दी। अगर लड़का नहीं मिल रहा तो उसे लालच में पढ़ाते हो। वही घर में पड़ी बेकार चीज़ का कुछ तो यूज़ होना चाहिए। अगर वो कमाने लगी तो उसका यूज़ और बढ़ जाता है। पर शादी को देर हुई तो उसका जीना हराम कर लेते हो। भाई बाकियों से भी तो पिंड छुड़वाना है। जब एक नहीं जाएगी तो बाकियों का नंबर कैसे आएगा? ज्योति गुस्से में बस अपनी मन की भड़ास निकाले जा रही थी, और वैशाली के पेरेंट्स बस चुपचाप सुन रहे थे, क्योंकि ज्योति की हर एक बात में सच्चाई थी। उन्होंने वैशाली के होने के समय यही प्रार्थना की थी कि पहला लड़का हो जाए, बस उसके बाद अगर लड़की भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं। और उनका नहीं, 80% लोगों का यही सोचना है, अगर बच्चा हो तो पहला लड़का ही हो, फिर टेंशन नहीं रहती दूसरे बच्चे की। मन होगा तो दूसरा करेंगे, नहीं तो नहीं। और दूसरा बच्चा किया और लड़की हुई तो जोड़ा बन जाएगा भाई बहन का, उसके बाद तो करना ही नहीं है। पर पहली लड़की हुई तो दिन रात जब तक लड़का नहीं हो जाता लोगों को एक ही टेंशन सताती है, लड़का तो चाहिए पर पहली लड़की है, दूसरी भी लड़की हो गई तो। इसलिए आज भी लोग पैसे देकर, नहीं तो चोरी छुपे हॉस्पिटल में, नहीं तो गांव में जहां इतनी पुलिस की सख्ती नहीं है वहां जाकर जांच करवाते हैं। और अगर लड़की निकली तो उसे मार देते हैं। कुछ तो इससे ज़्यादा नीच काम करते हैं। बच्ची के जन्म लेने के बाद उसे या तो अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ाते हैं या फिर उसे मार देते हैं। और जो लोग थोड़े बहुत पुलिस और भगवान के डर में रहते हैं कि कहीं बच्ची को मारने के चक्कर में पुलिस केस ना हो जाए, या फिर ऊपर वाला देख रहा है कहीं वो उनको कोई अनदेखी सज़ा ना दे दे, उसके डर से वो बेटियों को पालते तो हैं लेकिन बस एक बोझ समझ के। पर दुनिया में शाश्वत जैसे लोग भी हैं जो बेटियों को महारानी और अपनी अच्छी किस्मत समझ के उनको पालते नहीं है, बल्कि ये समझते हैं कि बेटी है तो उनका जीवन अच्छा है। बेटी की किस्मत का वो खा रहे हैं। हर किसी की किस्मत में कन्यादान जैसा महादान करने की ना समझता होती है ना औकात। भगवान कन्या भी उसे देता है जो उसकी सेवा कर सके, पर कुछ लोगों ने उसका गलत मतलब निकाल के लोगों के दिमाग में एक गलत सोच के बीज को बो दिया कि बेटी बोझ होती है और दुनिया की भेड़ चाल में चलने की आदत पुरानी है। वैशाली के पेरेंट्स भी उसी भेड़ चाल का हिस्सा थे, पर अब उन्हें एहसास था, उनकी आंखें भर आई थी। ज्योति को अपना गुस्सा निकाल के अब थोड़ी शांति मिली थी। वो जानती थी उसने बोल के गलत किया, लेकिन कभी कभी ज़रूरी होता है सामने वाले को उसकी एक एक गलती को उंगली रख के दिखाना कि देखो तुमने क्या किया है। तब तक वैशाली का भाई गाड़ी लेकर आ गया तो ज्योति उनसे हाथ जोड़ के बोली, पता है ज़्यादा बोल गई हूँ, कोई हक नहीं है पर क्या करूँ। वो मेरी दोस्त, बड़ी बहन सब कुछ है। उसकी आंखों में जो आंसू आप लोगों की वजह से आए थे आज भी अच्छे से याद है मुझे। मेरी आदत नहीं है मन में कुछ रख के रिश्ता चलाने की, जो मन में होता है वही मुंह पर। इसलिए जो सालों से आपके लिए मन में था बोल दिया, बुरा लगा तो सॉरी बोल के ज्योति अंदर चली गई। रात में शाश्वत अपने रूम में आया तो चारों बच्चे वैशाली के ही रूम में थे। रिहान दोनों छोटी बच्चियों को देख के बोल रहा था, भैया बोलो भैया, तुमने अगर भैया नहीं बोला तो बड़ी माँ से शिकायत कर दूंगा। तुमको पता है मैं सबसे बड़ा हूँ तुम तीनों में से। ऐशानी भी मुझे भैया बोलती है, तुम दोनों को भी बोलना पड़ेगा। मैं बड़ा हूँ तो तुम तीनों को मेरी हर बात माननी होगी।
चलो अपनी भैया की बात मानो और भैया बोलो। एहसानी जब आई थी तो रिहान को दूसरे दिन से ही भैया बोलने लगी थी, और इन बच्चियों को आए 7 दिन हो गए, यह तो कुछ नहीं बोलती, उसे देख के हंसी भी नहीं है। इसलिए रिहान अब अपनी भाईगिरी दिखा रहा था। उसे चाहिए था उसकी छोटी छोटी दोनों बहनें भी एहसानी जैसे उसे तुरंत भैया बोलने लगी, उसके साथ खेले। रिहान बोल रहा था और वैशाली उसे देख के मुस्कुरा रही थी। शाश्वत वैशाली के बगल में आके बैठ गया और बोला, क्या बात है मैडम, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। वैशाली का फेस और खिल गया और वो बोली, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। शाश्वत बोला, अच्छा भाई मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ा खुश हो लूँ। वैशाली बोली, आपको पता है आज फिर बुआ जी ने मुझसे ऐसी बात बोली कि मैं सोच में पड़ गई। उस समय उनको कुछ जवाब दे नहीं पाई, पर अब लग रहा है यार बुआ जी को एक बार कॉल करके बुला लूँ। शाश्वत हंसते हुए बोला, ऐसा भी क्या बोल दिया बुआ ने जो तुमको उनके ऊपर इतना प्यार आ रहा है कि तुम उनको दोबारा बुलाना चाहती हो। वैशाली बोली, हाँ बहुत प्यार आ रहा है, उन पर नहीं आप पर। शाश्वत बोला, और ये ली। वैशाली बोली, हाँ आपके साथ रहते रहते मैंने पॉजिटिव सोचना जो सीखा है। शाश्वत बोला, वाओ, तो ये मेरे लिए सच में बड़ी बात हो गई। लगता है आज की डेट और तुम्हारी बात मुझे डायरी में नोट करनी पड़ेगी। वैशाली ने मुंह बना लिया और बोली, आप ना मेरे मज़े ना लो। शाश्वत हंस दिया और बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ बुआ क्या बोली जो तुम सुधर गई। वैशाली मुंह टेढ़ा करके बोली, मैं पहले सुधरी हुई हूँ। शाश्वत ने अपना सिर हिला दिया। वैशाली ने फिर शाश्वत से बुआ जी की बात बताई। वैशाली बोली, आज बुआ ने कहा मेरी बेटियों का कल को कोई मायका नहीं होगा क्योंकि उनका कोई भाई नहीं है। शाश्वत सीरियस हो गया। वैशाली आगे बोली, उस समय तो मैं बड़ी उदास हो गई, उनकी बात सही भी लगी। अब हर किसी को आपके जैसा अच्छा जीवन साथी तो नहीं मिल सकता ना, जो हर किसी से मिलके चले। पता नहीं मेरी 3 बेटियों के हस्बैंड कैसे होंगे, बहनें बहनें भी मिलके चल पाएगी कि नहीं, क्योंकि मायके में चाहे भाई हो या बहन, रिश्ते चलाने में ससुराल वालों का बड़ा योगदान होता है। आज भी जब हम इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, फिर भी ऐसे लोग बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं जो बस परिवार में सिर्फ लड़कियां हैं ये बोल के रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। भाई नहीं तो इस घर में शादी नहीं कर सकते। पर इसमें एक दूसरा वर्ग ऐसा भी है जो लालच में शादी करता है कि लड़कियां लड़कियां हैं, उनको लड़की के मायके से प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। और ये तो जग जाहिर है, जब भी हिस्सा बंटवारा होता है लोगों के बीच मन मुटाव हो ही जाते हैं। पैसा बड़ी टेंशन भरी चीज़ है, उसमें भी रिश्ते टूट जाते हैं। अगर मेरी बेटियों का आपस में रिश्ता भी टूट गया तो उनका क्या होगा, उनके पास मायके पक्ष से बोलने के लिए कोई नहीं होगा। बहुत कुछ आया दिमाग में। फिर मैंने अपने दिमाग को शांत करके आपके नज़रिए से सोच के देखा तो मुझे समझ आया मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो बुआ जी की बातें सुन के इतना सब सोचने बैठ गई। शाश्वत वैशाली की बात ठीक से समझ नहीं पा रहा था तो वो उसे नासमझी से देखने लगा। वैशाली उसके फेस पर नासमझी देख के उसे समझाते हुए बोली, पहले बुरा लगा, सब कुछ सोच लिया, फिर आपके नज़रिए से गहराई में जाके सोचा तो समझ आया हम अकेले नहीं अपने परिवार के साथ रहते हैं, और हमारे परिवार में 3 लड़कियां और 1 लड़का है, तो कैसे नहीं हुआ मेरी बेटियों का मायका। जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हम कभी अकेले नहीं होते। परिवार के एक सदस्य की कमी को परिवार का दूसरा सदस्य भरता है, और ऐसे ही तो एक मजबूत परिवार बनता है। सब एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। आज हम साथ हैं, कल हमारे बच्चे हमें देख के साथ में रहेंगे। यह परिवार ऐसे ही हमेशा साथ रहेगा। मेरी बेटियों के साथ संयुक्त परिवार की ताकत है, उनको जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। शाश्वत मुस्कुरा दिया और बोला, अब तो सच में आज का दिन डायरी में लिखना पड़ेगा। मेरी बीवी पॉजिटिव सोचना आखिर सीख ही गई। वैशाली भी मुस्कुरा के बोली, और नहीं तो क्या, अब मैं कोई अभिमन्यु तो हूँ नहीं जो सब पहले से सीख के आती। इंसान अच्छा बुरा सब यही सीखता है और जीवन भर सीखता ही रहता है। एक इंसान की शिक्षा कभी ख़त्म नहीं होती। मैं भी आपसे सीख रही हूँ कैसे हमें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ नकारात्मक चीज़ें हमारे पैदा होते ही हमारे अंदर डालना शुरू कर दी जाती है, और हम फिर मजबूर हो जाते हैं उन चीज़ों को सोचने के बारे में, या फिर हम वैसा ही करते हैं जैसा हमारे आसपास होता है या अभी तक होता आया है। मैं अभी उस जाल में फंस के वही सोचने बैठ गई थी, लेकिन कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं तो सकारात्मक चीज़ें भी है।
जिनको मैंने आपसे देखना सीखा है और अब मैं पॉजिटिव ही देखना चाहती हूँ। ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो होगा समय के अनुसार अच्छा ही होगा। हमें बस अपने कर्म अच्छे करने हैं। शाश्वत वैशाली की बलाएं उतारते हुए बोला, आज मेरी बीबी कुछ ज़्यादा ही समझदारी वाली बातें कर रही है। वैशाली थोड़ी एटीट्यूड से बोली, हाँ तो एक पुलिस ऑफिसर हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ, हमेशा क्या बैल बुद्धि बनी रहूँगी। शाश्वत हंसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, गाय के भी सींग होते हैं तो तुम बैल बुद्धि कैसे हो सकती हो। वैशाली आंखें बड़ी करते हुए बोली, आपने मुझे सींगों वाली गाय बोला। शाश्वत बोला, अरे भाई इसमें पॉजिटिव चीज़ देखो, मैंने तुमको गाय भी तो बोला। वैशाली ने पिलो उठाई और शाश्वत को मारते हुए बोली, इतना भी पॉजिटिव नहीं सोचना मुझे। शाश्वत हंसने लगा। रेहान और ऐशानी ने दोनों को मस्ती करते देखा तो वो दोनों भी शाश्वत और वैशाली के पास आ गई और मस्ती करने लगे। ऐसी हंसी खुशी ज़िंदगी में आने वाली समस्याओं से सकारात्मक सोच के साथ हल ढूंढते हुए परिवार के प्रेम के साथ कब समय पंख लगा के उड़ गया पता ही नहीं चला। 25 साल बाद घर में हर तरफ शोर मचा हुआ था और होता भी क्यों ना। आज शाश्वत और वैशाली की शादी की 30वीं शादी की सालगिरह थी और बच्चों ने उनके लिए सरप्राइज़ रखा था। वैशाली अब अपनी मेहनत से डीजीपी बन चुकी थी। आसान नहीं था, पर अपनों का साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं। वैशाली अपनी ड्यूटी पर थी और शाश्वत रेहान के साथ फैक्ट्री में था। शाश्वत ने अपना सारा बिजनेस रेहान को सौंप दिया था। रेहान भी पूरी मेहनत और लगन से सारा बिजनेस देखता था। शाश्वत की तीनों बेटियां अपनी अपनी फील्ड में सेटल थी। ऐशानी ने वैशाली के जैसे देश की सेवा करने का सोचा था, इसलिए वो आर्मी में थी और बाकी 2 बेटियों में से एक पायलट थी तो एक शाश्वत के नक्शे कदम पर चल के समाज सेवा करती थी। उसके कई एनजीओ थे, सब सेटल थे और सबसे बड़ी बात थी, सब एक परिवार थे। आज भी सब जॉइंट फैमिली में रहते थे। चारों भाई बहनों में बहुत प्रेम था। कोई तीनों बहनों और रेहान को देख के ये नहीं बोल सकता था कि ये कज़न ब्रदर सिस्टर है। सबके बीच इतना प्रेमी था कि सब यही समझते थे चारों एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। रेहान अपने भाई होने के सारे कर्तव्य बखूबी निभाता था और उसकी जो अर्धांगिनी आई थी वो भी बहुत अच्छी थी, पूरे परिवार को लेकर चलती थी। और ये सब शाश्वत, शिव, वैशाली और ज्योति के अच्छे संस्कारों की वजह से था। उनमें ये अच्छे संस्कार भूमि जी की वजह से आए थे। हाँ, भूमि जी सबके बीच नहीं रही थी, लेकिन उनके दिए संस्कार उनके बेटे बहू और उनके पोता पोतियों में दिखाई देते थे। भूमि जी ने अपने जीवन में उतार चढ़ाव से सीख के अपने बेटे बहू की ज़िंदगी सुधारी थी। उन्होंने बस अपने अंदर बदलाव लाके अपनी आगे वाली पीढ़ियां सुधार दी थी। उनके साथ जो उनके ससुराल वालों ने व्यवहार किया, उन्होंने उन सबको ध्यान में रखा। इसलिए नहीं कि मेरी सास या मेरी जेठानी या फिर मेरी ननद ने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं भी अपनी बहू, देवरानी या अपने भाई की बीवी के साथ वही बर्ताव करूँगी। मैंने जितना सहा उनको उससे आधा तो सहना ही पड़ेगा। बल्कि इसके विपरीत भूमि जी ने ये संकल्प लिया हुआ था, जो उनके साथ हुआ वो अपनी बहुओं के साथ कभी नहीं करेगी। और इस सोच के साथ उन्होंने अपनी आगे आने वाली पीढ़ी सुधारी। अपनी सास को एक दोस्त के रूप में पाके वैशाली और ज्योति प्रेम से रहती थी और वही प्रेम जब उन्होंने अपनी बहू रेहान की पत्नी को दिया तो वो भी उनके साथ प्रेम से रहती थी। और अब दोनों पीढ़ियों के पास अपनी सास की प्यार भरी यादें थी। वैशाली और ज्योति अपनी सास को याद करती थी तो प्रेम से, सम्मान से। और आज भी अगर किसी के सामने भूमि जी का जिक्र होता था तो उनकी बहुएं एक ही बात बोलती थी, भगवान से प्रार्थना है हर किसी को भूमि जैसी सास मिले। भगवान अगर दूसरा जन्म लड़की का दे तो सास के रूप में भूमि जैसी माँ दे। भूमि जी की आत्मा जहाँ भी होगी सुकून में होगी। एक इंसान को और क्या चाहिए होता है कि जब भी मरने के बाद उसका जिक्र हो तो लोग प्रेम से उसे याद करें, ना कि नाम आते ही मन कड़वा हो जाए कि मेरी सास तो चैन से खाना तक नहीं देती थी। जब जब मैं खाने बैठूं तो किसी ना किसी बहाने मुझे उठाना ही होता है उनको, ताकि मैं चैन से बैठ के 2 रोटी भी ना खा पाऊँ। या ऐसी बहुत सी बातें होती है। अच्छे कर्म ना हमारे जीवन को सुधारते हैं बल्कि हमारे परिवार के हर सदस्य के जीवन को भी सुधारते हैं। और वो भूमि जी ने अपने अच्छे कर्म और संस्कार से दिखाया था। चारों तरफ शोर था, रात हो गई थी। शाश्वत रेहान के साथ फैक्ट्री में वापस आया और उसी समय वैशाली भी घर आई। दोनों ही बाहर मिल गए तो एक दूसरे को देख के मुस्कुरा दिए। दोनों अंदर आए तो अंधेरा था। वैशाली और शाश्वत कुछ बोलते
उससे पहले चारों बच्चे दोनों के आसपास खड़े होकर पार्टी बम फोड़ते हुए चिल्लाने लगे, हैप्पी एनिवर्सरी, और साथ में लाइट भी ऑन हुई। पूरा घर सजा हुआ था। कुछ फैमिली मेंबर तो कुछ दोस्त वहां मौजूद थे। वैशाली और शाश्वत अंदर आई तो बच्चों ने सारे इंतजाम कर रखे थे। दोनों की रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम सेट किया था बच्चों ने। सब कुछ हंसी खुशी निपट गया। सभी गेस्ट के जाने के बाद बहुत देर तक पूरा परिवार बैठा बातें कर रहा था। ऐसे ही बातों बातों में रिहान की पत्नी माही शाश्वत से पूछने लगी, बड़े पापा, बड़ी मम्मी ने आपको कैसे प्रपोज किया था? शाश्वत वैशाली की तरफ देखने लगा। वैशाली ने अपनी नज़रें चुरा ली। शाश्वत ने मुस्कुरा के माही को जवाब दिया, बेटा जी, आपकी बड़ी मम्मी ने आज तक मुझे प्रपोज नहीं किया। माही हैरान होते हुए बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों की शादी को आज 30 साल हो गई और आज तक बड़ी मम्मी ने आपको आई लव यू नहीं कहा। शाश्वत बेचारों सा बोला, अब मैं एक प्रताड़ित पति क्या ही बोल सकता हूँ इस टॉपिक पर, ये तुम अपनी बड़ी मम्मी से ही पूछ लो। वैशाली घूर के शाश्वत को देख रही थी, जैसे इशारों में बोल रही हो, आप प्रताड़ित हो मुझसे। माही ने फिर वैशाली की तरफ देखा, पर वो वैशाली से सवाल करती उससे पहले वैशाली अपनी कड़क आवाज़ में बोली, बहुत रात हो गई है, चलो सब तुरंत अपने रूम में पहुंचो। वैशाली की कड़क आवाज़ के आगे अब किसी की वहां रुकने की हिम्मत नहीं थी, तो सब तुरंत निकल गए। वैशाली भी अपने रूम में आके विंडो के पास खड़ी थी। शाश्वत आया और उसे देख के बोला, मैडम मौसम बदल रहा है, अभी उम्र हो गई है तुम्हारी, ठंड लग गई तो जहाँ 2 साल बाद रिटायर होने वाली हो वहीं अभी रिटायरमेंट लेनी पड़ जाएगी। वैशाली ने पलट के शाश्वत को देखा और उसके पास आके बोली, उम्र तो आपकी भी हो गई है, उस हिसाब से आपको भी ना थोड़ा कम बोलना चाहिए, वरना दांत गिर जाएंगे आपके। शाश्वत हंस दिया और बोला, क्या हुआ, इतना क्यों भड़क रही हो? वैशाली मुंह टेढ़ा करके बोली, आपने सबके सामने खुद को प्रताड़ित बोला, कहाँ से मैंने आपको प्रताड़ित करके रखा है? शाश्वत बोला, ओ तो मैडम का दिमाग इसलिए गर्म है, अब तो तुमको सच में ठंडी हवा की ज़रूरत है। बोलते हुए शाश्वत वैशाली को विंडो के पास लाया और बोला, अब शांत हुआ दिमाग। वैशाली ने मुंह फेर लिया। शाश्वत उसे मनाते हुए बोला, अच्छा सॉरी, ऐसे ही मजाक में बोला था, तुम सीरियस हो गई। वैशाली ने शाश्वत की तरफ नज़रें तिरछी करके देखा और मुस्कुरा दी। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया। वैशाली ने फिर अपना सिर शाश्वत के कंधे पर रख लिया और बोली, आज हमारी शादी को 30 साल हो गए, समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। शाश्वत वैशाली का हाथ अपने हाथों में थामते हुए बोला, जब जीवन साथी इतना प्यारा हो तो समय ऐसे ही पंख लगा के उड़ जाता है। वैशाली ने शाश्वत के हाथ में अपना हाथ देखा तो मुस्कुरा दी। अब दोनों के हाथों में बुढ़ापे की थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ थी, पर हाथ में आज भी वही मजबूती थी और हाथ के साथ रिश्ते में भी। थोड़ी देर फिर शांति बनी रही, पर वैशाली के दिल में सालों से एक सवाल था, तो वो आज वही सवाल शाश्वत से पूछते हुए बोली, आपसे एक बात पूछूं? वैसे अब गलत सही लगने की बात नहीं है, फिर भी आप कुछ गलत मत सोचना। शाश्वत बस मुस्कुरा दिया और वैशाली बोली, मुझे माँ जी से पता चला था, माँ जी को आपने समझाया था, मांगलिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो क्या अब मैं हमारी शादी के इतने साल बाद ये जान सकती हूँ आपने मुझसे शादी क्यों की थी? उस समय हम दोनों को मिले बस 1 महीना हुआ था और आपको जहाँ कोई भी मुझसे अच्छी लड़की मिल सकती थी वहाँ आपने मुझसे इतनी आसानी से शादी कर ली, ऊपर से माँ जी को समझाया वो अलग से। शाश्वत ने वैशाली को सीधा खड़ा किया और बोला, रुको बताता हूँ। शाश्वत वैशाली के पास से अलमारी की तरफ आया और उसमें कुछ ढूंढने लगा। वैशाली उसे ही नासमझी से देख रही थी। जल्दी शाश्वत अपने कपड़ों के बीच से एक दुपट्टा निकाल के लाया तो वैशाली इस दुपट्टे को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया। शाश्वत मुस्कुरा के बोला, याद है ये दुपट्टा? वैशाली ने अपना सिरनामी हिला दिया। शाश्वत बोला, जब तुम पहली बार उज्जैन आई थी और महाकाल दर्शन करने आई थी तब तुमने ये दुपट्टा पहना था। वैशाली हैरानी से शाश्वत को देखने लगी। शाश्वत फिर मुस्कुराते हुए अपने माथे पर बने छोटे से दाग को दिखाते हुए बोला, तुम हमेशा पूछती थी ना ये चोट का दाग कैसा है, ये चोट आपको कैसे लगी? वैशाली ने हमें सिर हिला दिया। शाश्वत बोला, ये तुम्हारी दी हुई चोट है। उस दिन तुम इतनी जल्दी में भागते हुए अंदर जा रही थी कि अगल बगल कुछ नहीं देखा और मुझे धक्का देते हुए आगे बढ़ गई और तुम्हारे धक्के से मेरा सिर नुकीले पत्थर पर जाके लगा। वैशाली ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शाश्वत बोला, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आया। मेरी जगह कोई बच्चा या बूढ़ा भी हो सकता था। सोचो कितनी चोट आती उनको, और तुमने पलट के भी नहीं देखा एक बार।
पूरा सन्नाटा था वहाँ। सोचो अगर कोई और होता और उसको वही कुछ हो जाता तब। सब सोच के तुमको सबक सिखाने का मन था, तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करने का मन था, लेकिन मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख पाया। फिर तुम्हारा ये दुपट्टा मुझे ढाबे पर दिखा, पर तुम तुरंत गायब हो गई। तीसरी बार ये दुपट्टा मुझे सिग्नल पर दिखा। बहुत इम्पोर्टेंट काम था, वरना तुम्हारा पीछा करने वाला था मैं। तुमको पकड़ के पुलिस स्टेशन छोड़ के आता, पर तुम फिर निकल गई। और फिर समय के साथ मैं भी इस दुपट्टे को भूल गया। वैशाली शांति से शाश्वत की बात सुन रही थी। शाश्वत आगे बोला, फिर चौथी बार ये दुपट्टा मुझे तुम्हारे मुंह पर बंधा दिखा। वैशाली की आंखें छोटी बड़ी हो रही थी। शाश्वत बोला, जब हम इंदौर गए थे मौसी के लड़के की सगाई के लिए, तब तुम ये दुपट्टा मुंह पे बांधे थी। पहले तुम्हारे लिए मन में गुस्सा था, कैसे भी करके पुलिस में सज़ा दिलवानी थी उस दुपट्टे वाली को। लेकिन जब वो दुपट्टे वाली सामने आई तो उसको थोड़ा बहुत जानने लगा था और ये भी समझने लगा था ज़रूर उस दिन तुम बहुत तकलीफ में होगी। तभी मंदिर के अंदर ऐसे बेसुध सी भागते हुए जा रही थी, वरना तुम उन इंसानों में नहीं हो जो किसी को छोड़ दो और पलट के भी ना देखो। वैशाली की आंखें भर आई। शाश्वत आगे बोला, फिर उसी रात इतना सब हुआ। मैं माँ के साथ बाहर आ गया, तुम्हारे बारे में सोचा तो ऐसा फील हुआ जैसे भगवान ने हम दोनों की किस्मत साथ में लिखी है। तुम्हारा मुझसे टकराना, फिर गलती से जानू की जगह तुमको ही जॉब मिलना, शिव और माँ का पहले से तुम्हारी तरफ झुकाव, मंदिर में ऐसे एक नहीं 2 बार सिंदूर लगना, कितना कुछ था ये फील करने के लिए। शायद तुम मेरी मिसेज राइट हो और देखो मेरा फैसला गलत नहीं था। आज तुम्हारे साथ ज़िंदगी के 30 साल ऐसे लग रहे हैं जैसे कल ही तो तुमको शादी करके अपने घर लाया था। वैशाली की आंखों से आंसू टपक गए। वो शाश्वत के गले से लग गई और आज 30 साल की शादी में पहली बार उसने शाश्वत से कहा, आई लव यू। शाश्वत भी मुस्कुरा दिया। देर रात शाश्वत सो रहा था, लेकिन वैशाली को नींद नहीं पड़ रही थी। शायद शाश्वत की बातें सुन के उसको खुशी की वजह से नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो अपनी डायरी लेकर बैठ गई। वैशाली ने उसमें अपनी सारी प्यारी यादें लिख के रखी थी। आज की बातें भी उसने लिख दी। फिर उसके मन में न जाने क्या आया और वो शाश्वत को एक नज़र देख के डायरी में लिखने लगी, आज 30 साल हो गए मेरी शादी को। आज भी मैं कुंडली के हिसाब से मांगलिक हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को अपने पति की नज़रों से देखती हूँ। मैं मांगलिक नहीं मंगल हूँ। जिसके जीवन में 30 सालों से सब मंगल ही हो रहा है। बहुत से लोगों ने कहा शादी के बाद पति मर जाएगा क्योंकि मांगलिक हूँ मैं, पर नहीं, मैं मंगल हूँ। और ये मेरे पति ने साबित कर दिया कि मैं मंगल हूँ। मांगलिक जैसा कुछ होता है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है मेरे लिए, क्योंकि इसका जवाब मैं आज तक नहीं ढूंढ पाई। मैं आज अपने पति के नाम से पूजा करती हूँ, मंगलवार को दिया जलाती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं मांगलिक हूँ, बस इसलिए क्योंकि मुझे अपने पति से प्रेम है। मैं भगवान को शुक्रिया बोलने के लिए दिया जलाती हूँ। जब हम दुखी होते हैं तो भी भगवान को बोलते हैं ना, तो खुश है तो भगवान को कैसे भूल सकते हैं। हमें हर एक सेकंड की सांस में भी भगवान का शुक्रिया बोलना चाहिए, क्योंकि एक सेकंड में न जाने कितनों की सांसें रुक जाती है। और मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मैं मंगल हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कहानी का लास्ट भाग था। आपने इतना साथ दिया कहानी में, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया।